भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे नोटबंदी के बाद बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया गया। डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का बेहतरीन तरीके से देश ने उपयोग किया। हालत ये हो गई है कि अमेरिका और चीन जैसे देश जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी में उन्नत समझते हैं, वो भी इससे चिंतित होने लग रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के कीर्तिमान हमारे यूपीआई ने स्थापित किए हैं और देश में किस प्रकार से ये सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है। शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत में आपके साथ दो करंट से जुड़े हुए प्रश्न भी चर्चा में लिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ये किस लिए मनाया जाता है, यानी किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आप सेशन के एंड में इसका आंसर हमसे प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमसे साझा कर सकते हैं। नंबर दूसरा है, भारतीय वायुसेना दैट इज इंडियन एयरफोर्स किस देश की वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ द्विपक्षीय गरुड़ 7 में भाग ले रही है? यानी हमारा युद्ध अभ्यास जो गरुड़ है वो किन के साथ इन दिनों हुआ है, आप इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं खबरों की। इसमें अगर आप विस्तार से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यूपीआई ने लगभग 7 बिलियन ट्रांजैक्शन केवल अक्टूबर में कर लिए हैं। 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप और हमने 7 बिलियन बार, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को यूपीआई के माध्यम से धन भेजा, यदि इसे एक बार काउंट किया जाए तो ये 7 बिलियन बार काउंट किया जा सकता है, देश की आबादी का कईयों गुना। ठीक है, इतना ट्रांजैक्शन हमने किया है और जब से ये शुरू हुआ है उसका ये रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है 1 महीने में। अच्छा, ऐसा क्या हुआ अक्टूबर में, बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी याद करा देता हूं। दिवाली थी, तो दिवाली पर आपने बहुत सारी शॉपिंग्स, परचेजिंग ये सब की हैं। इसके साथ साथ आपने अपनों को भी बहुत सारी गिफ्ट्स ट्रांसफर की हैं, चाहे आपने धन के माध्यम से या फिर पेमेंट्स के माध्यम से कुछ सामान भिजवा के की है। ठीक है, तो ये जो स्थिति बनकर के आ रही है उसकी वजह से यूएस और चाइना चिंतित हैं। चिंतित क्यों है? क्योंकि भारतवासी 22 करोड़ ऑनलाइन पेमेंट डेली देश के अंदर कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, हमारे डेली ट्रांजैक्शंस को अगर कोई देखे तो इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है जितना हम ट्रांजैक्शंस मार देते हैं। अब आपकी इसी विषय के ऊपर आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स में कौन कौन से गेटवे, कौन कौन से इंटरफेस काम कर रहे हैं। यूपीआई जो कि भारत के द्वारा ही निर्मित है, इसको एप्लीकेशन जो सपोर्ट करते हैं उनमें आप प्रमुखता से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, इन सबको सुनते हैं। एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया यह इंटरफेस आप लोग कुछ इस प्रकार से स्कैन करके भी आसानी से पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुई है? इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से इन दिनों जो कार्ड्स है ना, आप में से बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे, यदि वो वाकई में ट्रांजैक्शंस करने के लिए पहले कभी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्हें निकाला करते थे, उन्हें अब समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, आप भी इससे अगर सहमत हो तो जरूर अपनी राय दीजिएगा। एक समय था जब आप और हम कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो बिना कार्ड के उसके बारे में विचार कर पाना थोड़ा मुश्किल ही होता था। यानी इस तरह से विचार करना कि यार पेटीएम, मतलब आप जाएंगे कार्ड के बिना तो कोई आपसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेगा। या फिर दूसरा माध्यम होता था कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते थे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता था, क्योंकि कई बार उसमें लिमिटेशंस होती थी। इतनी देर में इतना ही पैसा जाएगा, 24 घंटे का समय लगेगा, वीकेंड पड़ गया तो पैसा अटक जाएगा। अब इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा इंटरफेस बना लिया नोटबंदी के दौरान कि अब हम अपने मोबाइल को ही एटीएम कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा एटीएम कार्ड का गिरना अब मायने नहीं रख रहा है, मोबाइल से गलती से आपका मोबाइल गिर जाए या आपका स्कैनर खुला रह जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान होने का डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि भारत में अब मोबाइल, आधार और अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स मेजॉरिटी में लोगों के कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि जो लोग बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं उनके मोबाइल नंबर भी और उनके आधार नंबर भी, तीनों एक साथ जनधन आधार मोबाइल की तरह से ही कनेक्ट हो चुके हैं। स्थिति यह है कि अब मोबाइल नंबर पे तुरंत वेरिफिकेशन कोड आता है और आप स्कैनर का उपयोग करके मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं। सुरक्षित भी है। परिणाम ये निकल रहा है कि बहुत सारी बड़ी कंपनी, देखिए इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनी ऐसा माना करती थी जो आपके देश में लंबे समय से सप्लाई सर्विसेज दे रही हैं। उदाहरण के लिए मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये लोगों की मोनोपोली हुआ करती थी।
कैसे, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण सहित समझाता हूं, फिर हम खबरों के बारे में, तथ्यात्मक जानकारी के बारे में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है, हम जो लोग एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसके कॉर्नर पर एक शब्द लिखा आता है, मास्ट्रो कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड, आप नोट करिएगा। आजकल उस पर एक चीज और आने लगी है, वो है रुपे कार्ड, जो कि इंडिया का अपना कार्ड है। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी कार्ड के ऊपर किसी का नाम लिखा आ गया तो बहुत फर्क पड़ता है। असल में क्या होता था कि ये जो अमेरिकी कंपनी थी, मैस्ट्रो, मास्ट्रो, ये जितनी भी कंपनी हुआ करती थी, ये लोग आपको तो कार्ड पकड़ाती थी, बैंक से टाई अप करती थी और कहती थी चूंकि मैंने आपको एक चिप इनेबल्ड या फिर एक एकदम सिक्योर्ड कार्ड उपलब्ध करवाया है कस्टमर को, तो कस्टमर इस आधार पर भविष्य में कभी भी कोई ट्रांजैक्शंस करेगा तो मुझे इतना परसेंटेज कट चाहिए उनके अकाउंट से। अब बैंक कहती थी कि यार भाई इस तरह से तो मेरा कस्टमर नाराज हो जाएगा, आप उनके पैसे में से अगर परसेंटेज निकालने लगे, आप डिमांड तो 8-10% की होती थी, लेकिन देश में बहुत बड़ी जनसंख्या, तो 1-2% के आसपास भी अगर कट आप लेने लगे तो विचार करिए, इतना बड़े अमाउंट में से आप 1-2% भी लेने लग जाएंगे देश की पूरी आबादी में से, और हर बार के ट्रांजैक्शंस में स्वाइप पर आप कट निकाल ले रहे हैं। आपको मालूम होगा अपने अकाउंट में से कई बार ना इस चीज के पैसे भी कटते थे कंसोलिडेशन चार्ज के नाम पर, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो गया कि लोगों ने कार्ड का उपयोग करना ही सेकेंडरी मान लिया है कि ठीक है, अगर यूज में नहीं आया, कहीं स्कैनर नहीं चला, या फिर कहीं हम स्कैन करके पैसे यदि नहीं पेमेंट कर पाए या मोबाइल नंबर के थ्रू यूपीआई नहीं कर पाए, तो हम कार्ड निकालते हैं। इससे बहुत बड़ा घाटा किसको हुआ? उन अमेरिकी कंपनीज को जो कि कार्ड से पेमेंट करवा रही थी। आप सीधा सीधा विचार करो कि हमने कितना बुरी तरह उनको क्षति पहुंचाई है। दुनिया की बड़ी कंपनीज थी ये, यानी कि आप दुनिया में कोई भी कार्ड लेने जाएं, इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन ही ना पाए, इतनी जबरदस्त स्थिति इन्होंने बना रखी थी। अब इंडियंस ने अपना तरीका निकाल लिया, कार्ड्स को लाभ होना कम होना शुरू हुआ। इस बीच में हमने एक और काम कर लिया, राहा साहा जो कहते हैं ना कि आखिरी चोट जो देनी थी, वो हमने क्या किया, हमने अपना इस प्रकार का कार्ड डेवलप कर लिया। यानी कि जैसे मास्ट्रो मैस्ट्रो था, ऐसे ही एनपीसीआई ने रुपे को प्रमोट करवा दिया। रुपे हमारा ही वो कार्ड है जो अब इंडियंस के जितने भी जनधन अकाउंट हैं उनमें तो वो दिया ही जा रहा है। बाकी और जो सरकारी बैंक हैं अब वो भी उसे एंडोर्स कर रही हैं। सरकार अपने प्रयास से रुपे कार्ड को इंटरनेशनली भी मान्यता दिलवा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन कार्ड कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस हुआ। यानी कुल मिलाकर अगर हम अपने यूपीआई को भी सोचने लगे ना, तो अमेरिका की चिंता तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी। अब आपका दिमाग आएगा तो चीन किस बात से चिंतित है? आपने लिखा यूपीआई ने बढ़ाई अमेरिका और चीन की चिंता। चीन किस बात से चिंतित है, जरा बताइए। चीन के साथ क्या हुआ, अब मैं आपको वो बताता हूं। जैसे अपने यहाँ पे मतलब ये पेमेंट सिस्टम चल रहा है, ऐसे उनके यहाँ पर भी एक यूनियन पेमेंट सिस्टम चलता है। और चीन की तो इतनी जबरदस्त डिप्लोमेसी है कि उसने 180 देशों में उसको मान्यता दिलवा रखी है। लेकिन जब ट्रांजैक्शंस की बात आती है ना, उस ट्रांसफर माध्यम के थ्रू, तो ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई करवा रहे हैं वो 2.5 गुना ज्यादा हैं चाइनीज ट्रांजैक्शंस की तुलना में। और हमारा गेटवे, हमारा इंटरफेस इतना फास्ट और स्मूथ है, आप भी यूज किए होंगे तो आप इस बात को एडमिट करते होंगे कि वो यूपीआई हमारा जो है वो इतना स्मूथ है कि अब दुनिया के देश भी उसे अपनाना शुरू कर रहे हैं। जहां एक और यूरोपियन देश और अमेरिका ये माना करते थे कि हमारे पास में स्विफ्ट इंटरफेस है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकता है, अब दुनिया के देश ये मान रहे हैं कि यार इंडिया ने तो ये गजब चीज बना ली, सीधा मोबाइल अकाउंट अटैच करो, स्कैन करो और पेमेंट करो। अब बोले यदि, और सबसे बड़ी बात, हम सब लोगों ने एक अथॉरिटी के रूप में उनके वहां का अपना आधार कार्ड नंबर, किसी और देश में उनका और कोई पहचान पत्र नंबर होता होगा, उसको कनेक्ट किया और पेमेंट शुरू हो गया। अब यह चीज दुनिया भर को पसंद आ रही है। यही कारण है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। चिंता की बात यह है दुनिया भर के लोगों को कि इंडिया ने अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी तक दुनिया भर यह समझती है कि इंडिया जो है ना वो सेकंड फेज को खा गया, प्रोग्रेस की सेकंड फेज को, इकोनॉमी की सेकंड फेज को। कौन सी को? प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये सामान्यतः इकोनॉमी में सेक्टर बांट रखे हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो कृषि, खाद्यान्न या फिर जो अपन
खनिज निकालते हैं, यानी मूल रूप से जो धरती से या फिर प्रकृति से सीधी चीजें प्राप्त हो रही हैं उन्हें आपने प्राथमिक सेक्टर इकोनॉमी में रखा हुआ है। सेकेंडरी के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग रखी है। हालांकि इस समय इंडिया आत्मनिर्भर भारत पर चल रहा है, मेक इन इंडिया पर चल रहा है, लेकिन जो शुरुआती साल हमारे रहे उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस नहीं किया जितना सर्विस इंडस्ट्री पर किया। यही कारण है कि इंडिया का इंटरनेट जो है ना, या फिर यह समझिए कि सॉफ्टवेयर, दुनिया में इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में तो जानी जाती है।